relation between mass percentage and molarity. बच्चों मास परसेंटेज अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, और मोलरिटी दिया हुआ है तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये डिराइव करेंगे, यहां से एक फॉर्मूला मुझे मिलेगा जो मुझे मदद करेगा मास परसेंटेज से मोलरिटी और मोलरिटी से मास परसेंटेज निकालने में। मान लेते हैं लेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू P परसेंट वेट बाई वेट। P परसेंट वेट बाई वेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है P ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बच्चों इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मुझे लिखना हो, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा P ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर मैं कंसीडर कर लूं MB, इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट P डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट P बाई MB। ठीक है, अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी अगर मुझे निकालना है तो मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। अगर मुझे डेंसिटी पता हो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू डी। बच्चों डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम मुझे निकालना है तो मास बाई डेंसिटी। तो यहां भी मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, और डेंसिटी का यूनिट बच्चों ग्राम पर ml है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम किस में निकलेगा? मेरा वॉल्यूम निकलेगा ml में। चूंकि मोलरिटी में पर लीटर हम लोग निकालते हैं तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय डी, और इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर। अब 00 से 00 क्रॉस कर दो, ये वैल्यू आपका हो जाता है 1/10D लीटर। ठीक है, अब निकालेंगे मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मैं निकाल चुका हूं P बाई MB, P डिवाइडेड बाई MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है 1/10D। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, P डिवाइडेड बाई MB इंटू 10D। अब ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आता है मोलरिटी M इक्वल टू P इंटू 10D डिवाइडेड बाई MB। मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज मास जो दिया रहेगा इंटू 10 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय MB क्या है? तो मास ऑफ सॉलिड। ये आपका फाइनल रिलेशन होता है किसके बीच?
मास परसेंटेज और मोलरिटी के बीच, ठीक है। और ये इक्वेशन मुझे मदद करता है किसी भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज से मोलरिटी फाइंड करने में, ठीक है। आप लिख सकते हो, यहाँ पे नोट कर लो, एम बी इक्वल टू क्या है, मोलर मास। मैं लिख चुका हूं वैसे, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डी क्या है, डेंसिटी मैं लिख चुका हूं, और पी का मतलब हो गया मास परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला का क्या मतलब है, मान लिया जाए मेरे पास एक कंटेनर है और जिसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और इसमें एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी मान लिया जाए M1 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाल देते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। सपोज दैट ऐड कर देते हैं V वॉल्यूम इसमें हम ऐड कर दिए। अब वॉल्यूम बढ़ने के कारण पहले मोलरिटी M1 था, अब मोलरिटी इसका चेंज हो जाएगा, मोलरिटी सपोज दैट M2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम यहां पे हो गया, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V। चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए इसका मोलरिटी कम हो जाएगा। तो यहां से रिलेशन मुझे फाइंड करना है, जब भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कैसे उसका मोलरिटी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए लेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ concentrated solution equal to M1, volume of concentrated solution equal to V1 कंसीडर कर लेते हैं। अब लिक्विड डालने के कारण, सॉल्वेंट डालने के कारण इसका मोलरिटी चेंज होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी ये भी कंसीडर कर लेना पड़ेगा मुझे, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वल टू M2। और चूंकि सॉल्वेंट मैंने ऐड किया इसमें तो वॉल्यूम नेचुरली इसका बढ़ा होगा, चेंज हुआ होगा, इसलिए वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वल टू V2, ठीक है। अब मुझे मोलरिटी निकालना है फाइनल सॉल्यूशन का। तो बच्चों मोलरिटी इक्वल टू होता क्या है, मोलरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 था और बाद में सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया गया, सॉल्यूट का अमाउंट तो बढ़ा नहीं, पहले जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट था सॉल्वेंट ऐड करने के बाद फिर भी सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का मोल सेम रहेगा। तो अगर मैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दूं इसका मतलब होता है मोल। तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम होता है, इसलिए product of molarity and initial volume will be equal to the product of final molarity and final volume। इसलिए डाइल्यूशन फार्मूला का मतलब हो गया M1 into V1 initial molarity into initial volume that will be equal to final molarity and final volume। यहां से आप M2 निकाल सकते हो, M2 इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाय V2। बच्चों इसे डाइल्यूशन फार्मूला कहते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन को सॉल्वेंट ऐड करके डाइल्यूट किया जाता है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी हम लोग कैसे फाइंड कर पाते हैं, इस फार्मूला के द्वारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी हम लोग फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। अगर मेरे पास दो कंटेनर है और इसमें भी एक सॉल्यूशन है और कंटेनर दूसरा है, इसमें भी एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी, पहले का मोलरिटी मान लेते हैं M1 है और दूसरे का मोलरिटी M2 है।
अब दोनों कंटेनर को किसी एक कंटेनर में डाल करके मिक्स कर देते हैं। अब इसका मोलरिटी क्या होगा ये मुझे पता करना है। ये गलत है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर का मोलरिटी आप कैसे फाइंड करोगे? मोलरिटी ऑफ a मिक्सचर, ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात समझ आता है, नंबर ऑफ मोल्स इसका, नंबर ऑफ मोल्स इसका, नंबर ऑफ मोल्स इसका। अगर फर्स्ट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल की बात करें तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरे में अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल की बात करें तो मोलारिटी इंटू दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दें तो यहां जो नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का उसके बराबर होगा। किसके बराबर? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? इस दोनों कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए लेट मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल टू m1, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल टू v1, मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इक्वल टू m2 और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन इक्वल टू v2। अब दोनों सॉल्यूशन को जब मिलाएंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बच्चों पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम, v1 प्लस v2। मोलरिटी कंसीडर कर लेते हैं। मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं। अब मुझे पता करना है पहले वाले में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था और दूसरे कंटेनर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था। मोल ऑफ सॉल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल टू, मोल का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, m1 v1। मोल ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल क्या होगा सॉल्यूट का? तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, m2 इंटू v2। टोटल मोल कितना होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो m1 v1 प्लस m2 v2। और अब आप क्या निकालना है? रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब होता है मोलरिटी इक्वल टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट बच्चों मैं निकाल चुका हूं, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ यहां लिखा हुआ है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का v1 प्लस v2। तो बच्चों फाइनल फॉर्मूला आप नोट करेंगे
मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप मिक्सचर का, दो सॉल्यूशन के मिक्सचर के मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान देना है मुझे, यूनिट सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। जो वॉल्यूम का यूनिट है, अगर ये ml में है तो ये भी ml में होना चाहिए और ये भी ml में होना चाहिए। वॉल्यूम सेम है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, देख लेना है सभी का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है जो हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए आवश्यक है सॉल्वेंट का भी मोल पता होना चाहिए और सॉल्यूट का भी मोल पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो बच्चों इसके लिए मैं कंसीडर कर लूं, लेट मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू NB और मोल ऑफ सॉल्वेंट का मतलब Na। मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिखेंगे चाई बी। XB भी पढ़ते हैं, वैसे इसको चाई बोला जाता है, चाई बी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB मोल ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे लिखेंगे चाहिए, x से भी पढ़ सकते हो आप, इक्वल टू, अब क्या लिखने वाले हैं, न्यूमरेटर हम लोग बनाने वाले हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट मींस Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। बच्चों मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए, अगर मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए 1 और मिनिमम वैल्यू 0, इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, चाहिए प्लस चाई बी x A प्लस x B इक्वल टू 1। यहां से एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन मुझे पता चल जाए तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। कैसे? तो जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्लियर है? आपके लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। अब मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम लोग
मास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मास परसेंटेज निकालना है किसका, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। इसके लिए सबसे पहले मास हम लोग लिख लेते हैं, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू, बच्चों जैसा पता है आपको मास ऑफ बेंजीन कितना है, 22 ग्राम, 22 ग्राम। और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। अब परसेंटेज मास ऑफ बेंजीन, इट मीन्स C6H6 इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। परसेंटेज मास इक्वल टू, बेंजीन का मास कितना है बच्चों, 22। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 122 ग्राम सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, 22 ग्राम बेंजीन है, दोनों को मिक्स किया गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, 22 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 22, दिस विल बिकम, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज मास किसका निकाल रहे हैं, तो ऑफ बेंजीन इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आएगा। बच्चों इसका यूनिट कुछ होता नहीं है, इसलिए यूनिट मुझे मेंशन नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो कैसे निकालोगे, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मुझे मालूम है 122 ग्राम, डिवाइडेड है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मुझे मालूम है 144 ग्राम, और चूंकि परसेंटेज में बात कर रहा हूं इसलिए इंटू 100। परसेंटेज मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू 12,200 डिवाइडेड बाय 144। बच्चों इसको डिवाइड करके रिजल्ट निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन आपका निकलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इस यहाँ भी परसेंटेज लिखोगे आप, और इसका भी रिजल्ट अगर आप निकालते हो तो 2200 डिवाइडेड बाय 144, ये भी परसेंटेज में आपका रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया गया 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि 30% कौन है, 30% है बेंजीन, इट मीन्स रिमेनिंग 70% कौन होगा, रिमेनिंग 70% होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं मास ऑफ बेंजीन C6H6 इक्वल टू 30 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ C6H6 बेंजीन इक्वल टू, आप कैलकुलेट करेंगे 78 ग्राम होगा। अब मोल ऑफ बेंजीन ये निकालेंगे, ये हो जाएगा 30 मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलर मास 78। बच्चों ये लगभग आ जाएगा 0.38। ठीक है, फिर
अब मोल निकालना है मुझे सॉल्वेंट का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कितना होगा? अगर 30% बेंजीन है तो 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। 70 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू कितना बच्चों? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होता है 154 ग्राम। अब आपको निकाल लेना है मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 154 इक्वल टू, बच्चों सॉल्व कर ले इसको, मैं कैलकुलेट कर लूं। 70 डिवाइडेड बाई 154 ये हो जाएगा 0.45, 0.45, ठीक है। टोटल मोल कितना हो गया? टोटल मोल हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो 0.38 प्लस 0.45 आप ऐड कर लीजिए इसको। 3 कैरी 1 448 0.83 टोटल मोल है। अब मुझे निकालना है मोल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन कितना है मेरे पास? 0.38 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मैं लिख चुका हूं 0.83। अब इसको डिवाइड कर दे बच्चों, 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83 इक्वल टू 0.46 मोल फ्रैक्शन। अब आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब है मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 0.45 कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.83। इसको सॉल्व कर लें। 0.45 डिवाइडेड बाय 0.83 ये हो जाता है बच्चों 0.54। अब देख लो, ये दो कंपोनेंट का ये सॉल्यूशन था, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आया 0.46 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन आया 0.54। अब दोनों को आप ऐड करें तो आप देखेंगे 1 के बराबर हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था पहले ही, जो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। एक का मोल फ्रैक्शन अगर पता चल गया तो 1 से सब्ट्रैक्ट करके दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है।